जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स। 10th क्लास का जो फिजिक्स होता है भौतिक विज्ञान, उसका जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसी चैप्टर का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। आप लोग के एग्जाम में जो प्रकाश का परावर्तन से अगर क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का तो इसी से क्वेश्चन रहेगा, बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें आप लोग जितना भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं सब VVI और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपके परीक्षा में इससे ही क्वेश्चन आने वाला है। प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर है अगर उससे क्वेश्चन आया तो आप लोग इसी में से क्वेश्चन रहेगा, बाहर कहीं से नहीं रहेगा। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल देंगे, जाकर वहाँ से भी डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने वीडियो को। देखिए आपको इमेज में यहाँ पर दिखाई देता होगा, जो फोटो लगा है उसका आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें ही क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। ये आपका क्वेश्चन 2022 में और 16 में पूछा हुआ है, तो 2024 में आने की भी संभावना ही क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अथवा में इसमें लिखा है प्रकाश के परावर्तन को लिखे, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है कि इसमें से दोनों में से कोई क्वेश्चन आएगा, आंसर इसका सेम लिखना है। देखिए प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं। परावर्तन का मतलब होता है कि किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाना। तो किसका टकराना यहाँ पर हो रहा है, प्रकाश का टकरा कर लौटना। जैसे मान लीजिए हम अपने गेंदे को बिग रहे हैं दीवारों पर, तो बिगेंगे तो टकरा गया, लौट कर आ जाएगा, तो वहाँ से क्या गेंद का परावर्तन हुआ। किसका परावर्तन हुआ, गेंद का। लेकिन हम लोग यहाँ पर किसका परावर्तन करने वाले हैं, प्रकाश का। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए इसमें हम लोग परिभाषा लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी यानी समतल सतह से टकराकर लौट जाती है तो उस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। कितने नियम होते हैं, 2। एक पहला हमारा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम लोग यहाँ पर एक मतलब समझा देते हैं। इमेज में भी आपका दिया होगा, लेकिन हम आपको एक बोर्ड पे समझाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किया है, एक समतल दर्पण बना है। कौन सा दर्पण बना है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या किया, हम एक प्रकाश को डाले हैं। तो प्रकाश को जो डालते हैं वो क्या की टकराएगी और यहाँ से लौट कर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाए। जो किरण आती है दर्पण पर, आने वाली जो किरण होती है दर्पण पर टकराती है, उसी किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और टकरा कर लौट जाती है, टकरा कर जब लौट जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों के बीच में हम क्या किए हैं, एक लंब खींचे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये हमेशा याद रखना, चिकनी सतह। समतल हमारा क्या होता है, चिकनी सतह होता है। और हमेशा याद रखिएगा अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। इस पर हम क्या किए हैं, पेंट कर दिया है। पेंट करने के कारण जो हमारा दर्पण है क्या हो गया है, अपारदर्शी हो गया है। इसके बाद देखिए तो किरण आई टकरा कर, तो उसको आपतित किरण, फिर टकरा कर लौट गई तो क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो लंब की क्या बोलते हैं हम, अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम लोग कोण I कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहा जाता है। कौन सा कोण कहते हैं हम लोग, आपतन कोण। फिर उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण जो टकरा कर लौटी है, वो किरण दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कोण R कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो ध्यान से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल यानी एक ही जगह पर स्थित है। ये पहला हमारा नियम था। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर, यानी कोण I बराबर हमारा क्या होता है, कोण R। इन दोनों नियम को लिख देने के बाद आपको इसका एक फ़ोटो बनाना है। इस तरह का एक फ़ोटो बनाना क्या है, ज़रूरी होता है। बना दीजिएगा तो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर आपके इमेज में दिखाई देता होगा। इसमें क्वेश्चन दिए हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों के उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में समझाए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब
अब आप लोगों को उत्तल दर्पण में साइड मिरर का प्रयोग क्यों किया जाता है इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी हम यहाँ पर भी आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है गाड़ियों के साइड मिरर में क्यों किया जाता है, एक क्वेश्चन है। अथवा एक क्वेश्चन और है इसमें है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी कहने का मतलब है, इसमें क्वेश्चन 2 नंबर दिया है जो अथवा में करके दिया है कि वाहन जो होता है, गाड़ी होता है, उसमें उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य, पश्चिम मतलब पीछे देखने के लिए, पश्चिम दृश्य का मतलब क्या होता है, पीछे देखने के लिए, उसी को साइड मिरर बोला जाता है। देखने के लिए वो दर्पण के रूप में वरीयता मतलब उसको क्यों ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है कि देखिए, उत्तल जो दर्पण होता है वो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। छोटा बनाने के साथ साथ वो सीधा बनाता है, जिसके कारण उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर में करते हैं। देखिए, छोटा बनाएगा और साथ साथ क्या बनाता है, सीधा। तो छोटा बनाता है और सीधा बनाता है, उसका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा दूर तक होता है, बहुत बड़ा होता है। इसी कारण उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। देखिए, इसका आंसर हम लिखे हैं, उसी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, चूँकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा वस्तु से छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। भले बताए थे आपको कि उत्तल दर्पण जो होता है वह हमेशा वस्तु रहेगा बड़ा, उसका इमेज क्या बनाएगा, छोटा बनाता है, बहुत से बड़ा। देखिए, उत्तल जो दर्पण होता है साइड मिरर, उसके पीछे जो दर्पण मतलब कि जो वस्तु दिखाई देती है साइड मिरर में, बहुत बड़े गाड़ी होता है, ट्रक हो या गाड़ी हो, बहुत बड़ा गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, उसका छोटा इमेज किस में दिखाता है, उत्तल दर्पण में दिखाता है। इसीलिए और सीधा भी दिखाता है, इसीलिए उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ताकि गाड़ी उड़ी एक्सीडेंट ना हो और पीछे की वस्तु हमको दिखाई अच्छे से दे सके। इसका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। या ये तो हो गया आपका ऊपर वाला क्वेश्चन। अगर वरीयता वाला पूछा, मतलब पश्चिम दृश्य वाला अगर क्वेश्चन अथवा वाला पूछेगा, तो आप लोग इसलिए जो दिया है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, उस जगह पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा अथवा का बाद वाला, इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चिम दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। का मतलब है कि अगर ऊपर वाला क्वेश्चन दिया कि साइड मिरर वाला, तो ऊपर वाला पूरा आंसर लिखना है। अगर अथवा वाला क्वेश्चन दिया, तो आप लोगों को इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में नहीं लिखकर नीचे वाला हम लोग अथवा लिखेंगे कि इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं, इसको लिख दीजिएगा। देखिए, आंसर दो ऊपर वाला सेम रहेगा, बस इसलिए के बाद चेंज करना है। अगर साइड मिरर दिया तो ऊपर वाला लिखिएगा, अगर पश्चिम दृश्य वाला दिया तो नीचे वाला आंसर लिख लीजिएगा। उसी के जगह पर हम क्या लिख देंगे, पश्चिम दृश्य वाला आंसर लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो 3 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका मान लीजिए कि VVI क्वेश्चन है, इसका आप लोग टिक मान लीजिएगा कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, काल्पनिक या आभासी दोनों नाम एक ही है, तो कभी काल्पनिक पूछेगा तो कभी आभासी, तो कंफ्यूज नहीं होइए कि आभासी दूसरा होता है, काल्पनिक दूसरा होता है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का एक ही चीज़ का नाम है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, तो इसका आप लोगों को क्या लिखिएगा आंसर। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, और एक कॉलम बनाइएगा। जिस तरह से कॉलम बना है, एक साइड में लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और एक साइड में लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब लिखिएगा। इसमें हम लोग लिखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब पहले लिखे है कि वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है किससे बनता है, वास्तविक कटान से, जबकि हमारा आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक कटान से बनता है। 2 नंबर में हमारा आंसर है कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा क्या करता है, इमेज से उल्टा बनता है। जो तो आपका इसी रहेगा, जो वस्तु रहेगा उसका इमेज जो बनेगा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या बनता है, सीधा बनता है। इसके बाद 3 नंबर हमारा है कि यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा दर्पण के सामने बनते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के हमेशा पीछे बनते हैं। उसके बाद 4 नंबर में है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। इसका अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो इसको आप लोग 3 गो कम से कम लिखिएगा। कम से कम कितना लिखिएगा, 3 गो। अगर क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आ गया तो इसका अंतर कितना लिखना है, कम से कम 3 गो।
उसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर। आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर इमेज में फ़ोटो में देखते रहिएगा और वहाँ पर देखिए हम अपने मोबाइल में यानी PDF में देख रहे हैं, उसी से आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग इमेज में देखते रहिएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। देखिए अवतल दर्पण का काम क्या होता है, ये आप लोग को हम पिछले वीडियो में भी अच्छे तरीके से समझा दिए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा। देखिए अवतल दर्पण का काम होता है कि प्रकाश की किरणों को सिकुड़ कर एक जगह इकट्ठा कर देना, यानी प्रकाश की किरणों क्या करता है, सिकुड़ने काम करता है। तो जो चीज़ सिकुड़ने काम करता है उसको हम लोग करते हैं कन्वर्जिंग, उसको कौन सा कहते हैं, कन्वर्जिंग, यानी वह सिकुड़ कर एक जगह इकट्ठा करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, यानी कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। देखिए इसमें आंसर क्या लिखे हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, जिसके कारण यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ने का कार्य करता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। नहीं बोले थे कि प्रकाश की किरणें क्या करता है, जितना भी प्रकाश आएगा सारी को इकट्ठा कर एक जगह ला देगा। देखिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं, यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। यह हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। इसमें जितना भी प्रकाश आएगा, कितना भी प्रकाश इस पर डालिए, जो समानांतर किरण डालिएगा, समानांतर किरण डालिए, इस सारी के सारी क्या करेगा, प्रकाश को एक की जगह लाकर इकट्ठा कर देता है। क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा कर देता है, यहीं पर लाकर गोटा कर देता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। इसमें लिखा है कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। देखिए जो अवतल दर्पण था हमारा, तो प्रकाश की किरणों क्या करता था, सिकुड़ कर एक जगह इकट्ठा करने का काम करता था, इसीलिए अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण बोले हैं। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है हमारा, उत्तल दर्पण, ये प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम नहीं करता है, ये क्या करता है, चारों ओर बिखेर देता है। प्रकाश की किरणों क्या करता है, बिखेरने का काम करता है। इसमें प्रकाश आएगा तो किधर भाग जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये प्रकाश की किरणों क्या करता है, चारों ओर बिखेरने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या करता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर, यानी प्रकाश की किरणें क्या करता है, बिखेरने का काम करता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। इसमें देखते हैं हमारा आंसर क्या दिया है, क्योंकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या करता है, उभरा होता है। इधर तो पेंट रहता है हमारा, इधर इस साइड में क्या होता है, पेंट। तो हमारा जो परावर्तक सतह क्या उभरा रहता है, इसका अवतल क्या होता है, परावर्तक सतह धंसा होता है। तो उभरा रहने के कारण ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को चारों ओर बिखेर देने, फैलाने का कार्य करता है। इसमें दिया है क्योंकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है, जिसके कारण यह दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करते हैं, इसीलिए उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। वही बताया कि प्रकाश की किरण करता है, चारों ओर बिखेरने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहता है, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 6 नंबर है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का एक बहुत बड़ा गुण पाया जाता है अवतल दर्पण में, ये हमेशा छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का काम करता है। याद रखिएगा छोटा वस्तु को बड़ा कौन करके दिखाता है, अवतल दर्पण। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। यह हमारा है उत्तल। अवतल क्या करता है, इस किरणों को सिकोड़ने का काम करता है, साथ ही छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। छोटा वस्तु को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। और हमारा जो उत्तल होता है बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है, छोटा करके दिखाता है। तो छोटा वस्तु को बड़ा कौन करता है, अवतल, जबकि उत्तल क्या करता है, बड़ा वस्तु को छोटा करता है। इसलिए इसको हम लोग साइड मिरर में किए थे। कहाँ किए थे, साइड मिरर में। छोटा वस्तु बड़ा वस्तु क्या करता है, छोटा करके दिखाता है, कौन, उत्तल। अवतल हमारा छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो जो हम सैलून में जाते हैं, हम लोग दाढ़ी बनवाने चाहे केस उस कटवाने जाते हैं, तो वहाँ पर दाढ़ी या केस उस कट जाता है, तो उसके बाद एक साइड से क्या जाता है, हमारा अवतल दर्पण ला कर दिखाया जाता है कि देखिए आपका केस छोटा या छूटा हुआ नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं हो। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बाल जो छूटे होते हैं, चाहे दाढ़ी और छूटा होता है, उसको बड़ा बड़ा करके दिखाता है, कौन, हमारा अवतल दर्पण। यानी छोटे से छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है
अवतल दर्पण। इसमें आंसर में देखिए क्या लिखे हैं, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस या ध्रुव के बीच, यानी फोकस मतलब कि साफ नज़दीक रहना चाहिए, ये नहीं कि कुछ दूर पर रख दिए तो उतना नहीं दिखाई देगा, नज़दीक पर उस दर्पण को लाया जाता है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो अब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और काल्पनिक बनता है, पीछे बड़ा सीधा और काल्पनिक बनता है। मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य कारण होता है कि बड़ा वस्तु दिखाता है, सीधा भी दिखाई देता है, वहाँ पर लाने पर पीछे बनाएगा और सीधा बनाता है, जिसके कारण इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। देखिए सोलर कुकर में नहीं बताया कि प्रकाश को क्या करता है कि सिकुड़ने का काम करता है, प्रकाश की जब किरणों का सिकुड़ने का काम करता है तो आप लोग इसका यूज क्या करते हैं, सोलर कुकर में लगा रहता है और इसमें क्या रहता है, खाना रख दिया जाता है, उसी के अंदर क्या रहता है, खाना रख दिया जाता है। जितना भी समानांतर किरण या सूर्य से जो किरण आती है वो समानांतर किरण आती है और सारी सिकुड़ का एक ही जगह इकट्ठा कर देता है, ताकि जो किरण के साथ आती है उस उष्मा के कारण भोजन क्या जाता है, पकना स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसमें क्या आंसर दिया है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सूर्य से आने वाली प्रकाश की समानांतर किरण तथा इन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मा को अवतल दर्पण फोकस पर इकट्ठा कर देती है। क्या नहीं बोले कि फोकस पे क्या करती है, जितना भी सूर्य से किरण आएगी समानांतर किरण उस सारी को एक जगह क्या कर इकट्ठा करेगा, साथ साथ इसकी जो ऊष्मा आती है वो भी इकट्ठा हो जाती है, वहाँ पर भोजन को रख देता है और उसे धीरे धीरे खाना क्या होता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण से अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर किया जाता है, ताकि उसमें रखी गई भोजन क्या हो सके, पक सके आराम से, इसमें क्या रखा हुआ जो भोजन होता है वो पक सके। देखिए जितना हम पढ़ा रहे हैं इसका एक हम वीडियो डाले थे अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में, उस वीडियो को आप लोग अगर देख लीजिएगा तो आप लोग को इसका आंसर पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। हम समझा भी रहे हैं कि इसको अच्छे तरीके से, लेकिन वहाँ पर आप लोग अगर देख लीजिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, जो भी डाउट होगा समझने में जो दिक्कत होगा वो भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर हम लोग को डिटेल्स में पढ़ाएं, यहाँ पर हम लोग केवल सब्जेक्टिव को देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप लोग का हम डिटेल्स में पूरा का पूरा क्या किए हैं, समझा दिए। हमारा क्वेश्चन 8 नंबर है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखे। अवतल दर्पण का उपयोग लिखे। आंसर दिया है अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, तो दाढ़ी बनाने में यानी हजामती दर्पण के रूप में या शेविंग के रूप में बोल सकता है। इसका देखिए कभी दाढ़ी बनाने में बोलता है, तो कभी कहता है शेविंग करने में, तो कभी बोलता है हजामती दर्पण के रूप में। उसके बाद 2 नंबर हमारा है कि नाक के रोगियों के नाक, गले इत्यादि को चेक करने में किया जाता है। सोलर कुकर में होता है, भला भी होता है, गाड़ियों के हेडलाइट यानी अग्रदीप में किया जाता है और साथ साथ टॉर्च में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखे, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो साइड मिरर में होता है। कहाँ पर होता है, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में और स्ट्रीट में लाइट और वेपर के रूप में इसका यूज होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, समतल दर्पण के उपयोग को लिखे, यानी समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, चेहरा देखने में होता है, व्यस्त मार्ग में होता है और पेरिस्कोप में इसका यूज किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। देखिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए अंतर एग्जाम में आपको पूछता रहता है हरदम, तो अंतर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी आ सकता है या 2 नंबर में। 5 नंबर में आएगा तब पूरा अंतर लिखिएगा, 5 के 5। अगर 2 नंबर में आ जाए तो इसमें से मात्र 3 गो आप लोग कम से कम 3 गो अंतर जरूर लिखेगा। क्वेश्चन हमारा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे, तो इसका आंसर लिखे हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड में आप लोग अवतल दर्पण लिखिएगा, एक साइड में उत्तल दर्पण, जिसमें हम लोग काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के अंतर बताए थे, सेम उसी तरह इसको भी लिखना है। देखिए इसमें अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल का परावर्तक सतह क्या होता है, धसा रहता है, इसका परावर्तक दशा क्या होता है, धसा होता है, जबकि उत्तल का क्या होता है, उभरा होता है। उत्तल का क्या होता है, उभरा होता है। इसका जो फोकस होगा हमेशा वास्तविक होता है, इसका हमेशा फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। इसकी जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसी को अभिसारी दर्पण, भल अभी बताया कि इसको अभिसारी दर्पण बोला जाता है, इसको अपसारी। अवतल को अभिसारी दर्पण और उत्तल को अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसका उपयोग आप लोग भल बताया है कि सोलर कुकर में किया जाता है, उसके बाद टॉर्च में, गाड़ियों के हेडलाइट में या दाढ़ी बनाने में इसका क्या कहता है,
उपयोग किया जाता है, जबकि इसका उपयोग होता है स्ट्रीट लाइट में, या आप लोग बोल सकते हैं साइड मिरर ग्रुप में भी इसका यूज किया जाता है। आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो आराम से आप लोगों को 5 में आएगा तो 5 में 5 मिलेगा। अगर 2 नंबर में आ जाता तो आप लोग आराम से 3 को लिखिएगा तो 2 में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा। और जो आप लोग को लिखे हैं अंतर, ये सबसे सिंपल है, इससे आप लोग को सिंपल कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग पूरे कहीं भी पढ़ते होइएगा या कहीं भी देखते होइएगा वीडियो तो देख लीजिएगा अवतल उत्तल पर अंतर जो होता है कितना मतलब सिंपल में हम लिखे हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल में लिखे हैं, ताकि आप लोग को याद करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगले वीडियो में हम अच्छे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अब आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक सीखिए। आप लोग इतना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना अधिक शेयर कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। और कमेंट करके बताइए कि सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, चाहे इस चैप्टर का प्रॉब्लम है, तो उसका हम लेकर वीडियो आएंगे ज़रूर। और लाइक करना भूलिएगा मत, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।